हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग नोवा यूट्यूब चैनल। तो ये हम लोगों का वीडियो नंबर 5 है फ्लटर सीरीज का। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इस चैनल पर फ्लटर की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग फ्लटर को बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को भी फ्लटर मास्टर करना है तो आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं वाई डाटा वॉज क्रिएटेड इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होगा, ज्यादा कुछ हम लोग डेप्थ में नहीं जाने वाले। और उसके बाद हम लोग डार्ट के बेसिक्स को समझने वाले हैं, जैसे वेरिएबल्स, लूप्स, डेटा टाइप्स, ये सब समझेंगे हम लोग। और इसके बाद डार्ट लैंग्वेज पर ना दो और वीडियोस इस चैनल पर आने वाली है। उसके बाद हम लोग फ्लटर पर मूव करेंगे। अगर हम लोग चाहते तो इसको जल्दी कवर कर सकते थे, एक ही वीडियो में भी कवर किया जा सकता था। लेकिन उससे क्या होता, हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है ना डार्ट लैंग्वेज का, वो अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाता। उसके बाद हम लोगों को आगे फ्लटर के प्रोजेक्ट करने में दिक्कत होती। इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर स्लो जाने वाले हैं, लेकिन जब हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे ना तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों को फ्लटर प्रोजेक्ट करने में काफी आसानी होगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाई डार्ट वाज क्रिएटेड। तो डार्ट को 2011 में गूगल के टीम मेंबर ने डेवलप किया था, जो कि स्टार्टिंग में यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट के लिए काफी ऑप्टिमाइज्ड था। और इसके अंदर एक सबसे अच्छी फीचर ये भी थी कि ये जो नेटिव कोड कंपाइलेशन टाइम है ना डार्ट का, वो काफी फास्टर है अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक फ्लटर के थ्रू एक ऐप बिल्ड किया, जो कि डार्ट लैंग्वेज, ऑब्वियस सी बात है, फ्लटर तो डार्ट लैंग्वेज यूज करता है। तो मैंने एक ऐप बिल्ड किया, उसको मैंने रन किया अपने एंड्रॉइड डिवाइस में। तो जो जो कोड एंड्रॉइड समझता है ना, वो उसका नेटिव कोड होता है। तो डार्ट का नेटिव कोड में कंपाइलेशन टाइम जो है ना, वो अदर लैंग्वेज के मुकाबले फास्टर था, जो कि डार्ट को एक अच्छा लैंग्वेज भी बनाता है। तो ये भी रीजन है फ्लटर में डार्ट यूज करने का। और साथ ही साथ इसके अंदर एक फीचर है हॉट रीलोड फीचर, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ही है। तो मैं एक बता देता हूँ फिर से इसके बारे में। तो ये कुछ नहीं है, ये फीचर यानी कि मैं अगर वीएस कोड में कुछ चेंज कर रहा हूँ ना, कुछ कोड कर रहा हूँ, कुछ कोड मैं कट कर रहा हूँ, तो वो मैं लाइव देख सकता हूँ अपने एप्लीकेशन में साइड में, कि वो चेंजेस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे ऐप में। ठीक है। तो ये हॉट रीलोड फीचर होता है। और साथ ही साथ ये फ्लटर का ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो ये सब रीजन है क्यों डार्ट लैंग्वेज फ्लटर में यूज किया जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा बेसिक्स डार्ट का। तो हम लोग अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे डार्ट नाम से। इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे डेटा टाइप्स डॉट डार्ट। अब मैं आपको थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि डॉट डार्ट जो है ना, ये एक्सटेंशन है एक फाइल का। जैसे कि हम लोग सी प्लस प्लस में सीपीपी देते हैं, तो वैसे ही अगर हम लोग डार्ट में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम लोग को एक्सटेंशन लगाना पड़ता है डॉट डार्ट। और साथ ही साथ इसमें एक नेमिंग कन्वेंशन भी फॉलो होता है, कि जब भी हम लोग किसी फाइल का नाम दे रहे होते हैं ना, तो उसका पहला लेटर हम लोग को हमेशा स्मॉल रखना होता है। तो जब भी आप लोग फाइल बनाइएगा ना, तो डार्ट लैंग्वेज का जब भी आप फाइल बना रहे हैं, फ्लटर में जब भी कोडिंग कर रहे हैं और कोई फाइल बना रहे हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है ना, वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। जब भी हम लोग आगे अभी कोड करेंगे ना जितना भी, तो उसमें ये चीज हम लोग फॉलो करेंगे। ये एक कन्वेंशन है जो कि फॉलो किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक एंट्री पॉइंट लिखेंगे एप्लीकेशन का, वॉइड मेन, जो कि मेन फंक्शन होता है जहां से ऐप रन करना स्टार्ट करती है। तो सी प्लस प्लस में भी ये होता है इंट मैन करके। ये फंक्शन वॉइड मैन है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, बस यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है रन करना। ठीक है। ये मेन फंक्शन है हमारा। तो अब भी हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो कुछ डेटा टाइप होते हैं हमारे पास, जैसे इंट हो गया, डबल हो गया, स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल होता है डार्ट में। वैर हो गया, फिर आपका बूलियन हो गया, बूलियन को बूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। ये सब कुछ डेटा टाइप है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। एक एक करके सबको समझ लेते हैं। ये मैं इतना बिगिनर लेवल का इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको लैंग्वेज नहीं आता है, वो लैंग्वेज भी सीखेंगे, साथ साथ फ्लटर सीखेंगे, तो उनके लिए काफी आसानी हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें मैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जो इंट डेटा टाइप है ना, उसके अंदर हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर कराते हैं। जैसे कि मान लिया एक नंबर स्टोर कराते हैं, रैंडम नंबर 10। और इसमें एक और चीज है, जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है ना, कि अगर आप सेमी कॉलन नहीं भी लगाते हो ना, ये तो फिर आपका कोड चल जाता है। लेकिन डार्ट में ये आपको कंपलसरी है, ये लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोड एरर देता है। ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ गए। तो इंटीजर में हम लोग सिंपल इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं इंट में। वैसे ही डबल में हम लोग डेसिमल वैल्यू असाइन करते हैं, डबल डेसिमल वैल्यू हम लोग 10.0 असाइन कर सकते हैं। ठीक है। और वैसे ही स्ट्रिंग में हम लोग, स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है। स्ट्रिंग में हम लोग नेमिंग दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में, जैसे कोडिंग नोवा। इसके बाद सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, उसके बिना एरर देगा। उसके बाद आता है वैर। तो वैर को हम लोग थोड़ा इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले बूल देख लेते हैं। बूल जो है ना, वो बूलियन वैल्यू स्टोर करती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे लगा देता हूँ इज लॉग्ड, ये कर देता हूँ भी फॉल्स। ये सब हो गया वेरिएबल नेम और ये सब हो गया डेटा टाइप।
अब थोड़ा डिस्कस करते हैं वैर के बारे में, क्योंकि देखिए ये सब तो सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। इंट जो है वो इंटीजर को स्टोर करता है, डबल जो है वो डेसिमल को स्टोर करता है, स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यूज लिख रहे होते हैं जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में लिखते हैं। उसका बूल हो गया, बूलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग वैर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वैर एक्चुअली में क्या है। वैर जो है ना, वो भी एक डेटा टाइप है जिसके अंदर आप लोगों को डेटा, किस टाइप का डेटा आप लोग स्टोर करने वाले हो उस वेरिएबल के अंदर, वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मान लिया मैंने एक वेरिएबल बनाया कार नेम नाम से, या कार नेम नाम से नहीं बनाता, एक दे देता हूं रैंडम डेटा, ठीक है। इसके अंदर मैं असाइन कर सकता हूं चाहूं तो स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में, जैसे कि मैंने लिख दिया कार और सेमीकोलन दिया। और वैसे ही मैं वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकता हूँ कोई इंटीजर वैल्यू, जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ नम लिखा और उसके अंदर असाइन कर दिया 10, तो भी ये एरर नहीं दे रहा है। उसके बाद मान लिया मैंने इसके अंदर असाइन किया कोई डेसिमल वैल्यू, जैसे कि मैंने असाइन किया प्राइस, और प्राइस में मैंने दे दिया 10.6। तो ये सब वैल्यू मैं सब असाइन कर सकता हूँ, हर तरह की वैल्यू, लेकिन ये किसी में भी एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं यही काम करूँ ना कि इंट में मैं एक नंबर लेता हूँ num2, जिसके अंदर मैं असाइन कर देता हूँ 10.0, तो ये एक एरर देने लगे, क्योंकि देखिए ये है डेसिमल वैल्यू, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ इंटीजर के अंदर, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन जब वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं ना, वैर का यूज करके जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसके अंदर हम किसी भी तरह का डेटा इनपुट कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेटा असाइन कर सकते हैं, वो हम लोग को एरर नहीं देगा। ये हम लोग तब यूज करते हैं मेनली जब हम लोग को पता नहीं होता कि किस तरह का डेटा हम लोग को मिलने वाला है। लेकिन जनरली क्या होता है ना, हम लोग को पता होता है कि हम लोग के पास किस तरह का डेटा आने वाला है, इंटीजर आने वाला है, स्ट्रिंग आने वाला है, डबल आने वाला है। तो हम लोग मेनली क्या होता है ना, हमेशा डेटा टाइप का यूज करके ही वेरिएबल डिफाइन करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता है, तो हम लोग सीधा सीधी वैर यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रिंट कैसे करते हैं। इसमें कोई भी चीज अगर मान ली मुझे अभी टर्मिनल में प्रिंट कराना है ना, जैसे कि जावास्क्रिप्ट वगैरह में डिबगिंग के लिए कंसोल लॉग वगैरह यूज होता है, वैसे इसमें प्रिंट कैसे करा सकते हैं। तो इसमें प्रिंट काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस प्रिंट लिखना है, पैरेंथेसिस ओपन करना है, जिस भी वैल्यू को प्रिंट कराना है, जैसे कि मान लिया मैं प्राइस को प्रिंट कराना चाहता हूँ, सेमीकोलन लगाना है, ये हो गया प्रिंट। ये सिंपल प्रिंट कर देगा आपको टर्मिनल में जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, सी की तरह है बिल्कुल ये, ठीक है। तो मैं मान लिया मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल अल्ट एन, ये हुआ मेरा एग्जीक्यूट। ये देखिए प्राइस 10.6 था, ये प्रिंट हो गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें प्रिंट होता है। तो होप सो आपको ये सब तो समझ में आ गया होगा, जो भी बेसिक डेटा टाइप वगैरह यूज होता है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और समझते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर कुछ कॉम्पेरेटिव ऑपरेटर्स वगैरह देखेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो सिंपल है, अगर मैंने इंट ए में 10 डिफाइन किया, एक इंटीजर डिफाइन किया, एक नंबर जिसको मैंने 10 रख दिया, फिर एक इंटीजर डिफाइन किया बी नाम से, जिसके अंदर मैंने 20 रख दिया। अब अगर मुझे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं सिंपल एक डेटा टाइप दूंगा, एक वेरिएबल का नाम दूंगा जैसे मल्टीप्लाई, उसके अंदर असाइन कर दूंगा ए मल्टीप्लाई बी, सेमीकोलन लगाया, ये हो गया मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। और इस मल्टीप्लाई के अंदर जो है ना मेरा मल्टीप्लीकेशन वाला वैल्यू आ जाएगा। इसको मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, प्रिंट मल्टीप्लाई, एग्जीक्यूट किया, देखिए 200, 20 और 10 को मल्टीप्लाई करने पर 200 आ रहा है, ठीक है। ये भी मेरा हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इंट ए डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ पे बताइए ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इंट जो है ना वो असाइन किया है, इंट नाम का वेरिएबल बनाया है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर जब डिवाइड होगा ना तो हम लोग को डबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को डेसिमल वैल्यू मिलने वाली है, तो यहाँ पर दिया डबल। अब देखिए एरर चला गया। अब मुझे प्रिंट कराना है डिव को प्रिंट करा सकता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट किया, देखिए 0.5 प्रिंट हो रहा है डिवाइड होने के बाद, ये हो गया। सिमिलरली हम लोग को एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो हम इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब कुछ कॉम्पेरेटिव ऑपरेटर देख लेते हैं हम लोग। कॉम्पेरेटिव ऑपरेटर तो सिंपल है, यहाँ पर हम लोग कॉम्पेरेटिव ऑपरेटर के साथ साथ ना एंड कंट्रोल फ्लो भी देख लेते हैं, तो उससे हम लोग का दोनों चीज एक साथ क्लियर हो जाएगा। कॉम्पेरेटिव ऑपरेटर क्या होता है ना, बेसिकली जैसे कि यहाँ मैंने मान लिया वैल्यू असाइन किया है ए को 10 और बी को 20। अब मुझे चेक करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक है, कौन सा वैल्यू ज्यादा बड़ा है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक इफ स्टेटमेंट और ए ग्रेटर देन बी, यही है कॉम्पेरेटिव ऑपरेटर, ठीक है। ये जो मेरा ग्रेटर देन ऑपरेटर है ना, ये डिसाइड करेगा कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है। अगर हम लोग यहाँ देख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग अभी एक करली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए यस, और अगर नहीं है
तो प्रिंट होना चाहिए नो। तो देखिए ये हो गया आपका फ्लो, प्रोग्राम का फ्लो। अभी क्या होना चाहिए ना, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इंट में मैंने ए में 10 असाइन किया, बी में 20 असाइन किया। यहाँ हम लोगों ने कॉम्पेरेटिव ऑपरेटर से चेक किया कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो अगर ये ए बड़ा होगा ना तो इस वाले में आ जाएगा, अगर बी बड़ा होगा तो यहाँ इस वाले में आ जाएगा प्रोग्राम का फ्लो जो है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख ही सकते हैं, ए बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है बी से, तो ये फ्लो यहाँ नहीं आकर यहाँ आएगा। देखिए अभी यहाँ पर हम लोग इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो नो प्रिंट होना चाहिए। देखिए यहाँ नो प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू वो बी से स्मॉल है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का जो प्रोग्राम का फ्लो है ये नो पर आ रहा है, ना कि यहाँ पर जा रहा है। अगर यही मैं करता हूँ या ए का वैल्यू देता हूँ 100, अब मैं करूंगा उसको एग्जीक्यूट, तो देखिए यस पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ए का वैल्यू बड़ा है, ये कॉम्परेटिव ऑपरेटर बता रहा है कि ए का वैल्यू बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है, सिंपल। इसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और भी कुछ ऑपरेटर्स, जैसे कि मुझे चेक करना है इफ ए ग्रेटर देन बी, जो कि है अभी क्योंकि ए का वैल्यू तो 100 है। और साथ साथ एक ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, ए लेस देन 100। अब इसमें आप बताइए क्या होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं ए का वैल्यू बी से बड़ा है, ये केस तो पास हो जाएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद लेकिन क्या है ना, यहाँ पर ये भी चेक होगा कि ए अगर 100 से छोटा है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ए 100 है, ए 100 से छोटा नहीं है, नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ना आके एल्स पार्ट पर जाएगा। ये होगा कंट्रोल फ्लो, ये होगा प्रोग्राम का फ्लो, एल्स में जाएगा। यहाँ पर मैं मान लिया मैंने प्रिंट किया ग्रेटर इसको। हाँ एक और चीज, अगर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ भी लॉग प्रिंट कराना चाहते हैं ना अपने मन से, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं वहां पर। और यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। यही स्टेटमेंट यहाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ प्रिंट करेंगे ए इज लेस देन और इक्वल टू यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से चेक कर रहे हैं ए 100 से छोटा होना चाहिए। अगर 100 के बराबर भी होगा ना तो ये एल्स पार्ट पर ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हम लोग यहाँ क्या चेक करें कि 100 से छोटा होना चाहिए, और वैल्यू क्या है यहाँ पर, वैल्यू हम लोग की यहाँ पर है 100, तो 100 से छोटा होना चाहिए तब यहाँ पर आएगा। इसलिए ये फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ये फ्लो, तो यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो हमारा ए 100 के बराबर है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर मान लिए कर देते हैं ए लेस देन इक्वल टू 100, ये होता है एक ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या है कि हम लोग चेक कर रहे हैं या तो ए 100 से छोटा होना चाहिए या 100 के बराबर होगा तो भी चलेगा। ठीक है, अभी क्या होगा ना, यहाँ पर आना चाहिए, ये फ्लो जो है यहाँ पर आना चाहिए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए ए इज लेस देन, ठीक है, ये जो मेरा प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गया, कुछ मैंने कॉम्पेरेटर भी देख लिया यहाँ पर, और साथ ही साथ कंट्रोल फ्लो भी देख लिया, किस तरह से प्रोग्राम का फ्लो चलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कंपेयर किया था कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। उसके बाद हम लोगों ने दो चीज एक साथ चेक कर लिया एंड ऑपरेटर लगा के। ऐसे से हम लोग तीन चीज, चार चीज, पांच चीज भी एक साथ चेक कर सकते हैं एंड ऑपरेटर क्या यूज करके। एंड ऑपरेटर क्या करता है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन चेक करेगा, ये भी ट्रू होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये फॉल्स वाले केस में जाएगा। फॉल्स वाला केस क्या है, ये एल्स वाला केस जो है वो फॉल्स वाला केस है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं लूप्स वगैरह क्या है इसमें। लूप्स जैसे कि फॉर लूप हो गया आपका, वाइल लूप हो गया, इसको हम लोग देखेंगे अभी क्या होता है। वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, ये सब कुछ कॉमन लूप यूज होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझते हैं फॉर लूप क्या है। तो फॉर लूप आपका कुछ नहीं है, अगर मान लिया मैंने, पहले मैं फॉर लूप का एक लिख देता हूँ, फॉर लूप कैसे लिखा जाता है। फॉर इंटीजर, उसके बाद मैं उसको समझा दूंगा। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट आई, मतलब सेमीकोलन। अब मैं इसको जब प्रिंट करूंगा ना तो ये वैल्यू जो है ना 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा, क्योंकि लेस देन 10 है। यहाँ पर एक और चीज हम लोगों को समझ में आ गया, यहाँ पे कॉम्परेटिव ऑपरेटर यूज हो रहा है, जो कि हम लोग को क्या बता रहा है कि इंट, पहले तो क्या है, ये किस तरह का डेटा है, डेटा टाइप क्या है इसका, इंटीजर है। तो इंट के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल का नाम लिया, उसके अंदर हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू दे दिया कि इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है। और ये कहां तक जाना चाहिए, वैल्यू लेस देन 10 तक जाना चाहिए। और क्या जब तक जाएगा तब तक क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, यानी कि एक एक करके इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए पूरा प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से प्रिंट होगा। अगर हम लोग चाहते हैं इनिशियल वैल्यू 1 हो, 1 लिखा है यहाँ पर, और जो जाना है प्रिंट होगा वो जाए 10 तक प्रिंट होगा, 9 तक ना आए। देखो अभी 9 तक आ रहा है ना, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू यूज कर लिया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी डिस्कस किया था। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है,
मतलब कि या तो 100 या तो 100 के, या तो 100 से कम या तो 100 के बराबर, ये दोनों चीज है, ये दोनों केस है, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी ये 10 तक भी जाए, 10 तक जाए, ना कि 10 से छोटा, ठीक है ना। जब तक मतलब आई जो है वो 10 से छोटा या 10 से बराबर होता है तब तक ये लूप जो है, ये लूप यानी कि ये जो एग्जीक्यूशन नहीं चलता रहेगा बार 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 बार, जब तक क्या है, जब तक आई 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है, ठीक है, तब तक ये चलेगा। तो आई अभी 1 है तो 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, 10 के बराबर भी नहीं, 10 से छोटा है, ठीक है। तो एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, तीन बार, ऐसे ही इंक्रीमेंट करते करते एक टाइम आएगा जब आई का वैल्यू हो जाएगा 10। जब आई का वैल्यू 10 हो जाएगा तो तब यहाँ पर आएगा वैल्यू, और देखिए आई लेस देन इक्वल टू 10 है तो बोलेगा हाँ आई 10 है। उसके बाद अगला जो है वो नहीं चलेगा लूप। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी 10 वैल्यू तक जाना था इसको, वो जा चुका है। अब आई प्लस प्लस जैसे होगा, आई का वैल्यू 11 हो जाएगा, जैसे ही 11 होगा यहाँ कंडीशन चेक होगा कि वैल्यू तो 11 हो गया, यानी कि 10 से बड़ा हो गया है, तो फिर वहां पर लूप ब्रेक हो जाता है। देखिए अभी क्या है ना, ये एग्जीक्यूट करूंगा तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हुआ, ठीक है। सिमिलरली फिर वाइल लूप भी यूज होता है। वाइल और फोर लूप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं बता देता हूँ। वाइल में आया सिमिलरली, जैसे हम लोगों ने फोर के अंदर यहाँ पर लिखा ना कि क्या होगा, पहले इनिशियल वैल्यू क्या होगा, उसके बाद फिर आपका वैल्यू कहाँ तक जाएगा, उसके बाद आपको क्या प्रिंट होकर मिलेगा, ये सिमिलरली वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, इनिशियल वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं करते, यहाँ पर हम लोग कंडीशन डिफाइन करते हैं कि कब तक लूप रन करेगा। तो मान लिया सबसे पहले मैंने डिफाइन किया कि आई जब तक लेस देन इक्वल टू, सेम करता हूँ, लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक लूप चलेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा आई में एरर देगा कि भाई आई तो कहीं पर है ही नहीं, आई तो मुझे मिला नहीं। यहाँ पर तो हम लोगों ने आई को इनिशियलाइज भी कर दिया था ना साथ साथ, यहाँ पर तो हम लोगों ने आई को इनिशियलाइज किया नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस लूप से पहले हम लोग आई को इनिशियलाइज करेंगे, आई इक्वल टू 10, नहीं आई इक्वल टू 1 करेंगे, 1 से शुरू करते हैं लूप को, ठीक है, उसके बाद 10 तक जाएंगे। लेकिन आप लोग पूछो कि यहाँ पर भी हम लोगों ने आई को इनिशियलाइज किया, यहाँ पर भी हम लोग को आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है स्कोप। स्कोप मतलब क्या हुआ ना, कि ये जो फोर लूप है ना, इस आई का स्कोप इस फोर लूप तक ही था, क्योंकि हम लोगों ने इसको यहाँ पर ही डिफाइन किया, और जैसे ये काम खत्म हुआ ना, यहाँ तक ही ये खत्म हो गया, इसके बाहर हम इस आई को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो ये आई है ना, ये अभी ग्लोबल हो गया, इसको अभी हम लोग पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, और यहाँ कंडीशन लिख दिया हम लोगों ने, और क्या लिखा है यहाँ पर कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू डिफाइन किया, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने किया था, वैसे यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन डिफाइन किया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर किया था। और सिमिलरली अब हम लोग को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या करना है, हर बार क्या करना है। जैसे एक बार अगर रन कर गया लूप तो उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आई करेंगे। सिमिलरली जैसे ऊपर किया हम लोगों ने, इसको पहले कमेंट कर देते हैं हम लोग। और प्रिंट आई करने के बाद हम लोग क्या करना है, कंडीशन भी तो लगाना पड़ेगा कि एक बार जब एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद क्या करना है, तो आई प्लस प्लस करना है, सिंपल कॉपी करो, पेस्ट कर दो इधर, और सेमीकोलन लगा दो। अब क्या है ना, ये जैसे इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1 डिफाइन है, और कंडीशन क्या है कि जब तक वैल्यू 10 या 10 के बराबर, 10 से कम या 10 के बराबर होती है तब तक रन करेगा। जैसे 10 से 1 प्लस गया, लूप रन करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं तब समझ में आएगा, क्लियर। अब इसको रन करते हैं, देखिए अब क्या हुआ, वैल्यू सिमिलरली जैसे फोर लूप के लिए प्रिंट हो रहा था वैसे ही वाइल लूप के लिए भी प्रिंट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रहा है प्रिंट होकर, ठीक है। मतलब सिमिलरली वो भी फोर लूप की तरह ही काम कर रहा है, बस इसमें क्या है कि हम लोग सारे वैल्यू भी यही इनिशियलाइज कर देते हैं वेरिएबल को, और इसका कंडीशन भी यही दे देते हैं, और उसके बाद हर एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा वो कंडीशन भी यहाँ पर ही दे देते हैं हम लोग। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग इस लूप के बाहर इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू क्या होने वाला है, और यहाँ पर हम लोग कंडीशन डिफाइन कर देते हैं कि कंडीशन कब तक लूप रन करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हर एग्जीक्यूशन के बाद आई के साथ क्या होगा, आई इंक्रीज करेगा, आई डिक्रीज करेगा, क्या होने वाला है। तो यहाँ पर वैसे ही हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ये दूसरा लूप हो गया। अब तीसरा आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है ना, कि अगर मान लिया मुझे कभी ऐसा जरूरत पड़ा, जैसे मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ उसके बाद बताऊंगा, कभी ऐसा जरूरत पड़ा कि हम लोग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको लूप में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन अगर कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाता है, मान लिया, मैं पहले डू वाइल लूप लिख देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। डू, उसके बाद यहाँ पर आएगा वाइल, और यहाँ पर आएगा कंडीशन। कंडीशन क्या होना चाहिए मेरा, आई लेस देन इक्वल टू 1। इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। इसमें भी एक और चीज में, इसमें वाइल लूप में कॉमन है कि हम लोग को कंडीशन वाइल के अंदर ही लिखना पड़ता है, और इनिशियलाइज लूप से पहले ही करना पड़ता है, और जो भी होगा हर एग्जीक्यूशन के बाद वो इसके अंदर ही डिफाइन करना पड़ता है, डू के अंदर, ठीक है। ये दोनों में एक सिमिलरिटी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ कंडीशन क्या दिया है कि जब तक आई लेस देन या इक्वल टू 1 है तब तक ही लूप रन करेगा। तो होना ये चाहिए था, अगर मैं यही चीज वाइल लूप में कर रहा होता ना, जैसे मैं वाइल लूप में आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसको कमेंट किया, वाइल लूप में मैंने क्या किया, कंडीशन लगा दिया,
कि जब तक 1 या 1 से कम है तब तक ही रन करेगा। ठीक है, तो इसको मैंने रन किया, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ अपने टर्मिनल को। अब इसको वापस से रन किया तो देखिए ये एक ही बार रन किया। एक बार क्यों रन किया? क्योंकि आई का वैल्यू 1 था, और यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आई का वैल्यू 1 है ना तो भी रन कर जाओ। अगर मैं ये हटा देता हूँ इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू ऑपरेटर हटा देता हूँ, अब मैं इसको रन करूंगा तो एक भी बार रन नहीं करेगा। नहीं किया ना, कुछ भी वैल्यू नहीं आया लास्ट में। क्यों नहीं रन किया? क्योंकि मेरा आई जो है ना वो 1 था उस टाइम, तो रन कर गया। अब कंडीशन मैंने ऐसा लगाया कि आई अगर 1 से छोटा है तभी लूप रन करे, नहीं करे। लेकिन डू में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखिए अब हम लोग डू में बताते हैं। डू को अभी अनकमेंट करते हैं, डू वाइल में यहाँ पर हम लोग सेम कंडीशन यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने आई को भी कमेंट कर दिया इसलिए एरर देगा। तो यहाँ पे सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे यूज किया क्या, कि वाइल आई लेस देन 1 तब तक लूप रन नहीं करना। लेकिन यहाँ पर हम देखो अभी अभी एक चीज समझ में आएगा, यहाँ पे डू वाइल यूज कहाँ पर कर सकते हैं। प्रिंट किया और यहाँ पर आई को मैंने प्रिंट कर दिया, और आई हर बार क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के बाद प्लस प्लस होगा। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, यहाँ पर हम लोगों ने जब एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया था। क्यों? क्योंकि कंडीशन मीट नहीं कर रहा था, कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जा रहा था। अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए एक बार रन कर गया। क्यों रन कर गया? क्योंकि जब जब पहले क्या होता है ना इसमें डू वाइल में, पहले काम हो जाएगा, काम के बाद चेक करेगा कि कंडीशन क्या था। मतलब पहले एक बार काम करूंगा उसके बाद देखूंगा कि उसका कंडीशन क्या है, उसके बाद देखेंगे उस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया डू वाइल लूप आपका। होपफुली अभी तक मैंने जितना भी कुछ समझाया आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा इजी था, कुछ ज्यादा टफ टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस भी नहीं किया है। मैंने बस ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जो लोग को किसी लैंग्वेज का प्रायर नॉलेज नहीं है वो भी इस सीरीज को फॉलो कर सके और समझ सके। इसलिए मैंने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लूप्स ये सब डिस्कस किया है। तो जिनको आता भी है ना अच्छे से लैंग्वेज, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो जरूर एक बार देख लेना। उससे क्या होगा ना, आपका जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि मेनली क्या है ना, जब हम लोग फ्लटर पे कोड करेंगे ना, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सब बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये सब आपको जितना अच्छे से आता होगा ना उतना अच्छा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस सब चीज पर ही डिस्कस करने वाले हैं। अभी जितना भी बेसिक था ना डाटा का, वो सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो होप्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।